Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विवेक कुमार जो कि एसडीएम हैं और 64th बीपीएससी एग्जाम में ये 31st रैंक लाए हैं। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है और इसके अलावे भी इन्होंने बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं। तो आइए मिलते हैं हम लोग विवेक कुमार से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी। सबसे पहले विवेक जी हमें ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 बार किसी बच्चे का इंटरव्यू देना और इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई होना। मैंने एक ही बार इंटरव्यू दिया था विवेक जी, और जी सर। और इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट निगेटिव आया था तो क्या हश्र हुआ था वह मैं नहीं कह सकता हूं, और आपने 3 बार उसको झेला है। उस डिमोटिवेटेड फेज में किस तरह से अपने मोटिवेशन को आप बनाते थे और किस तरह से अपने एनर्जी को रे एनर्जाइज करते थे, जरा बच्चों को इस थोड़ा सा बताइए। सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण आज मैं मेरी जो भी जर्नी अभी तक की रही है उसको मैं स्टूडेंट के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर एक्चुअली सर होता क्या है कि जब भी हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक चीज होता है कि आई वांट टू मेक माई सेल्फ एज एन आईएएस। तो वही एक गोल होता है और यही गोल आपको हमेशा मोटिवेट करता है ताकि आप आगे हमेशा बढ़ते रहें। एग्जाम में फेल होना, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल पे हो या फिर मेंस लेवल पे हो या फिर अगर आप अंतिम दौर में पहुंचकर यानी कि इंटरव्यू में भी जाकर के फेल करते हैं तो ये हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन का सिर्फ एक पार्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ वहां से खत्म होती है। इसका मतलब यही है कि अभी आपके अंदर कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, और एक्चुअली मेरे साथ ऐसे ये अनफॉर्चुनेटली ये 3 बार ही हो चुका है कि इंटरव्यू के फाइनल लिस्ट में, जिसको हम लोग होली पीडीएफ बोलते हैं, तो उस होली पीडीएफ में मैं ढूंढते ढूंढते थक गया मेरा नाम, लेकिन मेरा नाम मिला नहीं। तो उस दरमियान बुरा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। ये तो अगर मतलब कह सकते हैं कि ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर आप उतना मेहनत करते हैं, साल 1.5 साल मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं कि एक पेज कंप्लीट होने में लगभग 1 सवा साल का समय यहाँ पे जाता ही है, और अगर आप लास्ट दौर में जाकर के बिछड़ते हैं या फिर अगर आपका मार्क्स किसी भी कारण से उतना वो जो कट ऑफ का लेवल होता है वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो बुरा लगता है। ये बिल्कुल मतलब सोचनीय बात भी है। तो एक्चुअली मैं उस फेज में क्या करता था कि सबसे पहले तो रो करके अपनी पूरी भड़ास को मैं अपना निकाल लेता था, क्योंकि बुरा लगने के बाद ये ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान की आंखों में अपने आप आंसू आ जाता है। टू बी वेरी प्रैक्टिकल। और उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि 1 सप्ताह बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता था। 1 सप्ताह पढ़ाई करने के बाद और मैं 1 सप्ताह बस यही सोचता था कि आखिर मेरे से गलती हुई कहाँ पे है। उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि जैसे ही यूपीएससी का मार्क्स जब वो अपलोड करती थी सारे स्टूडेंट्स का, वहां से मैं अपना सबसे पहले मार्क्स देखता था। उसके बाद फिर मैं देखता था कि कहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुआ है। तो मुझे कभी ऐसा फील होता था कि मेरा जो मेंस पार्ट है वहां पे थोड़ा काम मुझे और करना चाहिए, चाहे आपका जीएस 1 का सेक्शन हो या फिर आपका जो जीएस 3 का ऑप्शन हो या फिर अगर आपका ऑप्शन वीक रहा है। तो उस वक्त कभी ऐसा होता था कि जब इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम लग जाते थे जबकि इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता था। तो हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि जब वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। बट क्या वो अच्छाई यूपीएससी का जो भी मेजरमेंट टूल है उसके अकॉर्डिंग वो चीज फुलफिल हो पाया या नहीं, हम लोग उसको कभी नहीं सोचते और शायद हम लोग यहीं पे जाकर के मिस करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं अपने जो भी टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जीएस 1 में मार्क्स खराब रहा तो मैं फोकस करता था इस बारी कि मुझे जीएस 1 में अच्छे से काम करना है। तो फिर से मैं क्या करता था कि जिस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम लगे हैं उसके लिए मैं फिर से एक बारी पूरी सिलेबस को गो थ्रू करता था। सिलेबस का प्रॉपर एक एक टॉपिक्स देखता था, और साथ में यूपीएससी की एक बहुत गंदी आदत है कि हर टॉपिक के बाद में वो ईटीसी जोड़ देती है और वो ईटीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खतरनाक होता है। एग्जैक्टली, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। आप ईटीसी के ग्राउंड पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसका फिर मैं आकलन करता था कि अगर यूपीएससी सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ रही है तो अगर जीएस 1 की बात करें तो सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ रही है तो सोसाइटी में इसका लेवल क्या है। तो लेवल भी जो है वो यूपीएससी क्या करती है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो उसको एनालाइज करने के लिए आपको प्रॉपर मौका देती है।
कि हाँ आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, आपको आपका आंसर याद रहता है कि आपने किस लेवल पे जाकर के आंसर राइटिंग की है वहां पर, और कहीं ना कहीं आपने जो भी, जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है सोसाइटी में कि जो अगर फीमेल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो फीमेल के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हम लोग एक फ्लो में बह जाते हैं और हम अपनी नॉलेज को वहां पे पुट करके आते हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन से हम लोग डेविएट हो जाते हैं, और जो एक्चुअल डिमांड होता है उसके उसके बाद फिर प्रॉब्लम वहां से आनी शुरू हो जाती है। जो हम याद करके मेरे जाते हैं साथ ये वो होता लिख के आते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना, जो एग्जैक्टली डिमांड है क्वेश्चन हाँ। की उसको लिख के नहीं आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आंसर लिखते लिखते भी कम से कम 2 से 3 बारी उस कीवर्ड को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले कीवर्ड को टिक करना ही चाहिए, कि ताकि आपका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग वो जो आपका डायफ्रेम है उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर आपका घूमता रहे। ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो मेरे साथ जब भी हुआ, जब भी मैंने, जैसे अगर मेरे साथ 3 बारी अगर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो मेरे साथ हमेशा एक चीज रहा है कि मैंने 3 बारी मेंस क्वालिफाई किया है। तो ये मेरे साथ हमेशा बेनिफिट होता था कि हाँ मतलब मेरा मेन सेक्शन अच्छा है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी बुरा लगना ही है। तो उसके बाद फिर से एक न्यू स्टार्ट लेता था मैं। न्यू स्टार्ट लेने के बाद में अपनी गलतियों को फिर से मैं चिन्हित करता था, उस पर काम करता था, और प्रॉपर फुल्ली डेडिकेशन के साथ में ये चीज अपने मन में मैंने ठान लिया था कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और अब अभी तक मैं ऑन द वे ही हूँ, अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब यूपीएससी ने मुझे मतलब स्थान दे दिया है। हाँ लेकिन इसका इसका बेनिफिट मुझे ये मिला, जैसे ही मैंने बीपीएससी में फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो यहाँ मुझे डायरेक्टली एसडीएम का पोस्ट मतलब यहाँ पे मुझे अभी ये मिला है। तो हमें बस इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कमी हमारे अंदर है, हमें उस कमियों पे ऊपर काम करना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, और उसको रेगुलर अगर उसको हम काम करते उसको पॉलिश करते हैं तो उस पर डेफिनेटली हम लोग उसको जीत पाएंगे। तो मेरा भी यही स्ट्रैटेजी रहता था सर। गुड। मींस आपका कहना है हर एक असफलता से हमें कुछ सीखना चाहिए और उस प्रॉब्लम को रिमूव करना, उस वीक पॉइंट को रिमूव करना चाहिए, देन फिर आगे प्रोसीड करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हर एक असफलता हमें कुछ ना कुछ नया लेसन देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विवेक जी जो है ये हमारे बहुत क्लोज, मेरे मतलब भाई जैसा छात्र रहा है। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है ये, और 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 31st रैंक अपने आप में मायने रखता है, और 31st रैंक इन्होंने लाया है, और अभी एसडीएम पोस्ट पे, और बहुत महत्वपूर्ण काम को छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट इनको जो है इनकी पोस्टिंग हो चुकी है उसके बाद भी इन्होंने अपना टाइम दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है विवेक जी, जो बीपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर के बच्चे बड़े उधेड़-बुन में रहते हैं, जो बीपीएससी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना चाहिए, मेंस में क्या पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह, बिहार स्पेशल के लिए क्या करना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रही इसमें? सर एक्चुअली जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने सिंपल, मेरे पास 2 ही चीजें थी, एक था मेरे पास सिलेबस और दूसरा था मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से आपको ये पता चलता है कि हमें कौन सी टॉपिक्स पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलता है कि उस टॉपिक में उसका बाउंड्री क्या है, क्योंकि जब तक अगर आप किसी भी टॉपिक की बाउंड्री को नहीं बांधेंगे तब तक वो मुश्किल होगा। जैसे अगर मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया है, किस लेवल तक गए हैं, ये उसके इनोवेशन पार्ट पे जाते हैं या फिर ये उसके किस पार्ट में जाते हैं, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में घुसते हैं या फिर कहाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी के लिए मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रहा था कि मैंने अपने पास सबसे पहला चीज रखा था सिलेबस, और उस सिलेबस को मैंने हर दिन वो मेरे बैग में होता था, कहीं भी जरूरत पड़े मैं उसको निकाल करके देखता था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2 चीजें हमेशा मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता था, हर दिन मेरे बैग में होता था। मतलब इसको मैंने अपना धर्म ग्रंथ मान लिया था उस समय कि जो होना है इसी से होना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और सिलेबस के डायरेक्शन पता चलता है। गुड, एग्जैक्टली। हाँ सर। और जी सर, और जहां तक बात रही प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर कुछ सब्जेक्ट को हिट किया जाए
तो वहां से आपका काम चल सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं करना है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपका, क्योंकि मार्क्स उसका ऐड होता नहीं है, तो आपको बस मेंस लिखने का मौका मिलता है, इसलिए एनर्जी बचा करके रखना चाहिए मेंस के लिए। तो मैंने देखा कि इनका जो हिस्ट्री सेक्शन है, वो हिस्ट्री में लगभग ये 40 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में भी अगर आप देखिएगा तो आपका एंशिएंट हो गया, और मतलब एंशिएंट से लेकर के स्टार्ट करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री तक जाता है। तो हमें फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है कि इनका जो डिमांड है वो बेसिकली 2 सेक्शन से ज्यादा होता है, जो कि एंशिएंट इंडिया है और आपका मॉडर्न इंडिया है, और मेडिवल में वो सेक्शन जिसका रोल बिहार में रहा है। और अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हमें वैसे चैप्टर्स को ज्यादा ज्यादा फोकस करना है जिसका रोल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिहार से रहा हो, या फिर वो पैन इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस रहा हो, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो इस टाइप को मैंने उसका पूरा का पूरा वो चीज देख लिया, और प्रॉपर टॉपिक्स की लिस्टिंग मैंने कर ली कि मुझे प्रीलिम्स में मेरा ये बाउंड्री होगा, मुझे अपनी एनर्जी यहीं पे बचा कर रखनी है। अगर मेडिवल से क्वेश्चन 1-2 आते हैं तो उसको मैं स्किप कर सकता हूँ, अगर वो बनना होगा तो उसमें बन जाएगा, नहीं तो मैं उसको डायरेक्टली स्किप करके निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर वो 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं उतनी मोटी बुक तो पढ़ूंगा नहीं किसी भी हाल में। और अगर वो आना होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने 30-35 साल के किए थे, वहां से वो उसके एक्सप्लेनेशन से वो चीज मुझे निकल जाएगा। तो मेरी मतलब हिस्ट्री के लिए मेरी स्ट्रेटेजी वही थी, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी 40+ क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। उसके बाद जो इनका मेजर कंसर्न होता है वो होता है साइंस सेक्शन। तो साइंस के लिए भी इनका जो लेवल होता है वो आपके एनसीईआरटी 10th तक में वो काम बना देता है आपका। तो कोई भी एनसीईआरटी का जिस्ट, या फिर जैसे रेलवेज वगैरह में जो भी साइंस के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते थे, तो मैंने उसका पूछे हुए क्वेश्चंस का पूरा एक जिस्ट उठा लिया था मार्केट से, और मैंने उसको बार बार पढ़ा था, क्योंकि मुझे ये चीज पता था कि क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये चीज समझ में आ गया था कि क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, अदरवाइज ये कहीं से बना नहीं सकते। उसके बाद जो मैंने फोकस किया था वो था करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का रोल बिहार में दो टाइप से था, एक आपका नेशनल और दूसरा आपका बिहार। तो नेशनल के लिए जो भी आप मैगजीन प्रेफर करते हैं, एक तो मैगजीन ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो है आपका कॉन्सेप्ट एनरिच करे, क्योंकि इस प्रिपरेशन का सबसे बड़ा फेज यही होता है कि आप मेंस कम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी कभी भी मेंस की अलग और प्रीलिम्स की अलग होती नहीं है। तो इसी के लिए मैंने वहां पे क्या किया था कि विजन आईएएस का जो बुकलेट होता है मैंने उसको पिक किया था, और साथ में सिंगल लाइन क्वेश्चंस के लिए मैंने वहां पे घटना चक्र को पिक किया था, ताकि मेरा वहां से प्रॉपर वो चीज होता रहे। और बिहार करंट अफेयर के लिए मैंने देखा था कि बिहार में अगर एक क्वेश्चन पूछते या फिर करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन पहले पूछते किस टाइप से है। तो जनरली इनका जो क्वेश्चन होता था वो पर्सन इन न्यूज टाइप का क्वेश्चन होता था, सिंगल लाइन क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी में जो क्वेश्चन एनालिटिकल टाइप का होता है वो यहाँ पे पूछा नहीं जाता था, तो मुझे बस यहाँ पे रट्टा मार टेक्नोलॉजी को स्थापित करना था। तो मैंने क्वेश्चन के ग्राउंड पे वो चीज देख लिया। बिहार के लिए मैंने एक स्पर्धा पब्लिकेशन का एग्जाम के लगभग 1.5 महीने पहले वो किताब आती है, मैंने ट्रस्ट करके ले लिया था कि आना होगा तो इसी में से आएगा। थोड़ा सा तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क पिक करना पड़ता है, तो मैंने उसको पिक कर लिया था, क्योंकि करेंट से क्वेश्चन लगभग 20+ होते हैं। तो मैंने इसको भी टारगेट किया था। स्पर्धा पब्लिकेशन, हाँ सर, मतलब जितने मैंने 2 बारी प्रीलिम्स दिया, 63rd और 64th। 63rd प्रीलिम्स में मेरे 128 मार्क्स आए थे, और 64th वाले प्रीलिम्स में मेरे 114 मार्क्स आए थे। और जबकि कट ऑफ आपका 96-97 के आसपास ही रहता है। तो जितने भी करंट अफेयर्स आए थे लगभग इसी से वो सारे के सारे करंट अफेयर्स निकल गए थे, तो मुझे इससे उसका बहुत बेनिफिट हुआ था। और साथ ही साथ मैंने क्या किया था कि जो करंट अफेयर्स का जो ग्राउंड होता है उसमें मैंने जो बिहार सर्वे का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि ओवरव्यू देता है पूरे बजट का, ठीक है, और साथ ही साथ पूरे सर्वे का, मैंने उसको प्रॉपर पढ़ लिया था, ताकि जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो 5-6 क्वेश्चन जो जाकर जैसे स्टूडेंट को जाकर के फंसा देते हैं, वो क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो ये हर बारी यही होता। अभी मैंने 65th का भी क्वेश्चन देखा था, जो 65th प्रीलिम्स हुआ था, उसके भी जो भी क्वेश्चन थे जो कि मतलब कि जो कि डेटा बेस थे, वो सारे के सारे ओवरव्यू से ही क्वेश्चन आते हैं। तो वहां से मुझे वो बहुत हेल्प किया था, तो मैंने यहाँ से इसको पिक किया था। उसके बाद जो पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह का सेक्शन होता है, तो जनरली जो हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं वो उसी को मैंने बस अपना मतलब बस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैंने उसको दोहरा लिया था। और यही लगभग 4 सब्जेक्ट को मैंने टारगेट किया था, जिसमें हिस्ट्री था, उसके बाद आपका बिहार था, उसके बाद करंट अफेयर्स था, साइंस था। और मुझे लगा था कि अगर ये 4 सेक्शन अगर मैं कर लेता हूँ तो 100+ मेरे बन जाएंगे। और बाकी 50 में आपके ज्योग्राफी थे, उसमें फिर आपके पॉलिटी थे, कुछ साइंस, कुछ अलग से मतलब जो भी स्कीम्स वगैरह थी, तो वो सारे सेक्शंस आए थे। और जो 10 जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो, तो मैंने यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी प्रीलिम्स के लिए।
और जहां तक बात रही सर मेंस के लिए, तो मैंने मेंस के लिए क्या किया था कि मैंने सबसे पहले ये देखा कि इसमें क्वेश्चंस कितने रिपीट होते हैं, ताकि मुझे उसका आधार समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने हिस्ट्री वगैरह का देखा तो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे थे उसमें, तो मैंने ये देखा कि अगर इस बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर नेक्स्ट साल ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। बट हाँ, मैं कभी भी ये चीज नहीं करता था कि मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ता था, मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ता था बहुत अच्छे से, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मुझे जो लगता था कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उसी को पिक करके प्रॉपर उसको तैयार किया था। और उसमें जितना भी, जैसे हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री में जनरली, जैसे अगर मेरे टाइम में एक पटना कलमकारी के क्वेश्चन आया था, और उसमें सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना कलमकारी की क्या विशेषताएं हैं। तो अगर उस विशेषताओं के दौर में देखें तो विशेषता आकर के एक टाइम पे खत्म हो जाता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मेरा आंसर बढ़िया नहीं होगा तब तक मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं। हाँ। तो मैंने फिर अलग से वहां पे पॉइंट जोड़ने स्टार्ट किए कि पटना कलमकारी जैसे लोक कलाओं को फिर से संपन्न करने के लिए भारत सरकार किस स्तर से प्रयास कर रही है। उसके बाद मैंने वहां पे लगाया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जापान और चाइना का क्या क्या रोल है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी लोक सभ्यता को बचा करके रखा है। उसके बाद फिर मैंने हाँ सर, उसके बाद मैंने फिर क्या किया था कि बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जो भी प्रयास थे, मैंने उसको अलग से एक पैराग्राफ में डाल करके लिखा था, ताकि जो भी कॉपी चेक करे उनको ये चीज समझ में आई कि मैं इसको अंतरराष्ट्रीय से लेकर के क्षेत्रीय लेवल तक को मैं इसको पिक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं उस कला से नारी को कैसे सशक्त किया जा सकता है, SC ST के जो ट्राइब्स ग्रुप है उनको कैसे, मतलब कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट किया जा सकता है, उससे फिर बिहार के टूरिज्म से लेकर के वो GDP की ग्रोथ में कैसे वो हेल्प करेगा, वो करेगा। मैंने उसको सारे सेगमेंट्स को मैंने उसको प्रॉपर वहां पे हाईलाइट किया था। मतलब आपने क्योंकि यूपीएससी मुझे का अपनी अप्रोच उसमें डाल दिया था। यूपीएससी का जो अप्रोच हाँ होता सर, है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हाँ सर, कल्चरल, सारे प्रोस्पेक्टिव में इंटरलिंक करते हुए आंसर राइटिंग करना, वो आपने बीपीएससी में किया था। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल सर। तो और इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मुझे मतलब उस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट यही होता है सर कि इससे भी कॉपी बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने यही काम किए थे। और बाकी बात रही ऑप्शनल की, तो सर हर ऑप्शनल का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, बट मेजर रोल होता है इसमें कि आप अपने ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन भी काफी रिपीट होते हैं, और करंट वगैरह को कैसे आप अपडेट करते हैं। खासकर जो GS2 है बिहार का, वहां पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप करंट को मिस करते हैं तो आप कभी भी प्रॉपर और संतुलित वे में आंसर नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने आंसर्स में एक चीज हमेशा करता था कि बिहार से रिलेटेड मैं बिल्कुल एक पैराग्राफ जरूर डालता था, ताकि, क्योंकि मुझे ये चीज पता था कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार का पैराग्राफ होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन था, मुझे उसे इंटरकनेक्ट करना था। उसके अलावा हर क्वेश्चन में मैं 2 पॉइंट जरूर डालता था, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या प्रयास किए जा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है, तो सोशल लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये 3 चीजें कंपलसरी अपने आंसर में डालता था, एक बिहार के लिए पैराग्राफ, एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू, और तीसरा उसको सोसाइटी पे क्या इफेक्ट जाएगा। ये 3 पॉइंट मेरा फिक्स होता था। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन के डिमांड रहे मैं उसको जस्टिफाई करता हुआ चलता था। तो मेरी तो मेंस की स्ट्रेटेजी यही रही थी सर। और साथ ही साथ लगभग मैंने 1 साल के जो भी हॉट टॉपिक्स, जो भी बर्निंग इश्यूज थे, उसको प्रॉपर भी मैंने उसके प्रो और कॉन्स मैंने दोनों का दोनों प्रिपेयर किया था, ताकि अब क्वेश्चन का क्या डिमांड होगा वो किसी को पता नहीं है। तो इसी के लिए क्वेश्चन को संतुलित, मतलब थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए मैंने उसके दोनों दोनों एस्पेक्ट को प्रॉपर तैयार किया था। शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार किया था। शॉर्ट नोट्स में बेसिकली जो भी डेटाज वगैरह होते हैं मैं उसको प्रॉपर लिख करके अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया था। और आंसर राइटिंग बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ताकि क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका स्पीड कितना है, आप कितना उसमें आउटपुट डाल पा रहे हैं और क्वेश्चन को कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो सर मेरा मेंस और प्रीलिम का यही स्ट्रेटेजी था और इसी पे मैंने प्रॉपर काम किया था। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये नोट्स प्रिपरेशन जो आपने किया था, नोट्स प्रिपरेशन के 2 मॉड्यूल होते हैं, एक कंटेंट बेस्ड होते हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है, एक फ्लो चार्ट बेस्ड होता है जो कि डायग्राम पे होता है, की पॉइंट्स होते हैं। दोनों में बेहतर मॉडल कौन सा लगा आपको? कौन सा होता है आपके हिसाब से? सर मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे जो बेस्ट चीज है कि आपका दिमाग इतना जरूर सोच पाए कि उसका कंटेंट आप कैसे राइट कर सकते हैं। Exactly, तो हाँ। एक जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के लिए, जब आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, तो आपके पास बस वो पॉइंट्स होने चाहिए, आप उसको फ्लो चार्ट में रखिए। जैसे अगर GS वगैरह, अगर GS2 की बात करें
तो GS2 आपके पास शॉर्ट नोट्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप उससे कंटेंट राइटिंग में जाएंगे तो नोट्स नहीं होगा, आपके पास एक मोटा सा बुक वो बन जाएगा। और जैसे हम लोग की आदत होती है कि एग्जाम के 1 घंटा पहले तक जब तक एक बारी पूरा रिवीजन ना कर ले तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं मिलता। तो सर इसी के लिए मैंने क्या किया था कि प्रॉपर जो भी हमारे नोट्स थे उसको मैंने फ्लो चार्ट में बना करके रखे थे। डेटा के लिए अलग से मैंने वो किया था ताकि मैं उसको एक बार देख लूं, अगर अगर मेरे पास वो डेटा है तो मैं अपना कंटेंट अपने आप डेवलप कर लूंगा। तो सर कंटेंट डेवलपमेंट का ही होता है कि आप उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट पे, इन्हीं सब चीजों से पॉइंट्स आती है। और इतना तो कोई भी जब स्टूडेंट मेंस लिखता है तो उसके दिमाग में ये चीज तो जरूर होती है तो उसका पॉइंट्स क्या बनेगा। बट हाँ, जहां तक बात रही जैसे पॉलिटी वगैरह सेक्शन की बात करें तो जैसे हम लोग अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है कि अगर अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जो जो मतलब कि किसी टाइप से अगर वो स्टाम्प की तरह काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो हाँ, कुछ इस तरह से। हाँ हाँ सर, तो इस टाइप का एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी था हमारे टाइम में। सर मैं क्वेश्चन वो मिस कर रहा हूँ, कुछ ऐसा था। तो हमें वहां पे तो सर हमें जैसे है, हमें अगर हम बात कर रहे हैं होना चाहिए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो हमें किसी भी में उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो जब हम लोग क्रिटिसिज्म से बाहर निकलते हैं और हमें क्या करना है कि उन जो भी कॉपी चेक करने वाले जो भी टीचर्स हैं उनको बांध देना है। तो बांधने का तरीका पॉलिटी में क्या होगा कि आपके पास केसेस होने चाहिए, आपके पास अमेंडमेंट्स होने चाहिए, आपके पास रिलेटेड आर्टिकल्स होने चाहिए। अगर आप पॉलिटी में जो भी आंसर लिखते हैं तो ये आपके लिए नमक का काम करता है। जैसे सब्जी में जो नमक होता है ना, पॉलिटी के लिए ये नमक है। आप पूरा आंसर लिख करके आते हैं, अगर आप इन 3 चीजों को छोड़ दे तो आपका आंसर कभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो वैसे ही हमने क्या किया था कि पूरे पूरे आंसर को पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो भी एस्पेक्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जो भी थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको बांध दिया था कि अगर उनको पसंद ना भी आए आंसर तो भी उनके साथ मतलब ये कंपलसरी हो जाए कि उसमें वो मार्क्स दें, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, वो केसेस बोल रहा है, वो अमेंडमेंट बोल रहा है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पॉलिटी वगैरह का आंसर करते हैं। तो मैंने भी सर ऐसा ही कुछ किया था अपने आंसर राइटिंग को वहां पे ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा तक मुझे अच्छे मार्क्स वगैरह वहां पे आ सके। हाँ, आपने यूपीएससी वाले पूरे अप्रोच को अप्लाई किया था बीपीएससी आंसर राइटिंग में। हाँ सर एक्चुअली कहा जाए तो जो लगभग जो 5 साल का जो भड़ास था वो पूरा यहीं पे निकला, यूपीएससी में निकाला। सही बात है। और ये बताइए जो मेंस में तो ये रहा, इंटरव्यू के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है सर, मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कब से स्टार्ट करें, कुछ रिजल्ट वगैरह भी आने वाले हैं, इसके लिए मेरे पास कॉल आया था सर इंटरव्यू के लिए कुछ करवाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरव्यू मैंने बोला भी बच्चे लोगों को, तो इंटरव्यू ऑनगोइंग प्रोसेस है, जस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट या ओवरनाइट डेवलप नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली सर, यह एक सही बात है, प्रोसेस है इंटरव्यू, क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षा है। तो इसमें इंप्रूवमेंट के लिए, इसमें और उसको जो ऐड करना है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जो आपने अप्लाई सर सबसे बड़ी चीज है जो सर जैसे मैंने किया था क्या, और सर ये बहुत कॉमन सी चीजें भी है कि जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में यही चीजें हिट होती है कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। तो जैसे ही आप जिस दिन से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं उसी दिन से आप इंटरव्यू वाले प्रोसेस में आ जाते हैं। और ये निश्चित रूप से सर ये पर्सनालिटी का पार्ट है, ये 2-4 दिन में या फिर 2-4 महीने में डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग भी मतलब यही चीज करते थे कि जैसे ही आप मेंस के दौर से बाहर आते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपको 2-3 चीजों पे खासा ध्यान रखना होता है कि फालतू के डिस्कशन में कहीं नहीं पड़ना है, पहली सबसे बड़ी बात। हाँ, आपके पास जो भी चीजें हैं, जैसे अगर हमारे पास पेन है तो पेन के लिए हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट भी होने चाहिए और निगेटिव पॉइंट्स भी होने चाहिए। हमें हर एक बिंदु पे कम से कम दो से 3 पॉइंट अपने पास रखने चाहिए उस समय। जो भी हॉट बर्निंग इश्यूज है उसके लिए हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें अभी कोविड की, तो कोविड का भी स्टेटस क्या है। तो कोविड मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। आप जब भी अभी से लेकर के जो भी इंटरव्यू इंडिया में होंगे आने वाले 2 से 3 साल तक, वो हर जगह कोविड कोरोना आएगा ही आएगा। तो इसके जो भी सेगमेंट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर प्रिपेयर करके रखना चाहिए। मैं क्या करता था सर, उस समय मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैं वहां पे द हिंदू को इग्नोर करके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था। उसका भी कारण ये था क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है तो मतलब जो भी उस क्लास के लोग हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया ही पसंद करते हैं पढ़ना, अगर वो इंग्लिश पढ़े तो, और अगर वो हिंदी पढ़े तो फिर जागरण। तो मैंने 2 न्यूज़पेपर को टारगेट किया था कि मुझे 2 न्यूज़पेपर एनी हाउ पढ़ने हैं, और उसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है।
मतलब फालतू कुछ भी चीजें नहीं पढ़नी है, अपना व्यू जनरेट करना है। तो आपको फिर से वही जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो, उसके अलावा मैं क्या करता था सर कि साथ ही साथ जो ऑप्शनल पेपर होते थे, जो ऑप्शनल पेपर के जो भी इश्यूज है, जैसे जो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मेरा जो मेरा ऑप्शन था उसमें सिंपल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि सोशियोलॉजी कहते किसको है, सोसाइटी किसको कहते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे कार्ल मार्क्स कौन थे, तो इस टाइप का जो भी जो इजिली किसी से आ सकता, फंडामेंटल क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो करंट वगैरह जो भी न्यूज चल रहा है उसको आप कैसे प्रॉपर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हॉट इश्यूज थे। तो सर मैंने उस टाइम में क्या किया था कि राज्यसभा डिबेट जो होता था वो 6 महीना का जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा था मैं उसको प्रॉपर लिस्टिंग कर लिया था कि इन सारे टॉपिक्स पे मुझे अपना व्यू जनरेट करना है। तो वो व्यू जनरेट करने के बाद में बेनिफिट ये हुआ मेरा कि जो भी क्वेश्चन वो पूछे वो सारा का सारा मेरे जोन में था। अगर वो मुझे कहीं से फंसाने की भी कोशिश कर रहे थे तो उस फंसाने के कोशिश के दरमियान में मुझे वो जो भी चीज थी मेरे लिए बहुत बहुत आसान हो गई। और मेरे लिए इंटरव्यू बहुत इजीली, जैसे हमारा जो बोर्ड था वो नौशाद यूसुफ सर का बोर्ड था और वो बीपीएससी के बहुत ही टफेस्ट बोर्ड माने जाते हैं। मतलब कहा जाता है कि उनसे मार्क्स लेना बड़ा टेढ़ा खीर है। और मैंने ये भी सुना था कि उनके इंटरव्यू में लोग 10 से 12 मिनट में बाहर वो छोड़ दिए जाते हैं। बट सर हमारा इंटरव्यू अप्रोक्सीमेट 26 से 27 मिनट चला था और काफी काफी सारे क्वेश्चन भी उन्होंने मुझसे पूछे थे। ऑप्शनल से भी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था, हॉबीज से भी। एक आध क्वेश्चन अपना शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था कि आप सोशियोलॉजी का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो सर, हाँ सर, तो मैंने उनको ये आंसर किया था सर सोशियोलॉजी जो है वो हमें सोसाइटी की समझ देती है। सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें सोसाइटी, जब आप सोसाइटी को समझते हैं तो आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या फिर जो भी सोशल एविल्स की बात हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है हम उसको ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने सर इस तरह उनको पूरा जस्टिफाई किया था। इसके बाद उन्होंने मतलब मेरे से क्वेश्चन हॉबीज से रिलेटेड पूछा था। तो हॉबीज, जैसे मेरा हॉबीज था सर, मतलब कि मेरा जो हॉबी था वो है सिंगिंग और कुकिंग। तो उन्होंने मेरे से सिंगिंग पे काफी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। सिंगिंग में मेरे से फिर वो मतलब जो बिहार में जो फेमस जो भी घराने हुए हैं वहां पे घुस करके क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। उसके बाद ध्रुपद वगैरह से उन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछा था। तो सर मतलब कमीशन वगैरह का थोड़ा सा ये चीज है कि कमीशन को ये लगता है कि हॉबी जो होता है वो इंसान को पैशनेट, मतलब वो पैशन की चीज है। सर लास्ट में मैंने उनका आंसर कर दिया था और आंसर करने के बाद मैंने उनको लास्ट में मैंने बोल दिया था कि सर टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं ये चीज जरूर मतलब कहना चाहूंगा आपको कि सर मिडिल क्लास फैमिली में जो भी हॉबीज होती है वो पैशनेट नहीं होती है। क्योंकि हम लोगों को पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं दिया जाता है। हमारे घर में बचपन से यही चीजें बोली जाती है। जी सर, हमारे घर में बचपन से यही चीजें बोली जाती है कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हॉबी के लिए हॉबी जो हमारा होता है वो क्रिएटेड होता है, ना कि पैशनेट वाली चीज होती है। तो शायद वो चीज उनको शायद काफी अंदर तक वो मतलब फील हुई थी और उन्होंने मुझे कहा भी था कि नहीं आपका ये पॉइंट बहुत सही है और बहुत लीगल पॉइंट आपने ये चीज बोला है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें जो हॉबीज होता है वो क्रिएटेड होता है, वो पैशन के लिए यूज नहीं होता है। तो इस टाइप के साथ जैसे इंटरव्यू में भी यही चीज होती है कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत नॉर्मल वे में जाकर के बात करना होता है और सिर्फ वो क्या होता है, एक डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है। वहां पे आपको ऑनेस्टली से बस आंसर करना है। वहां पे हमें कभी भी ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए कि मुझे उसका आंसर नहीं आता है। अगर किसी स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अगर वो डायरेक्टली सॉरी सर बोले तब उसका मार्क्स नहीं कटेगा। मार्क्स कब कटता है कि जब 5 क्वेश्चन ना बोलने के बाद छठे क्वेश्चन में आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि इट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट। वो आपकी पर्सनालिटी को वॉच करते हैं। उसके बाद आप छठे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि गलत अटेम्प्ट ले लेते हैं। गलत अटेम्प्ट लेने का मतलब ये है कि जब आप गलत अटेम्प्ट लेते हैं मतलब क्या है कि आपको जब पॉलिसी बनाने का मौका दिया जाएगा तो आप अजम्पशन के ग्राउंड पे कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो सर ये सिविल सर्वेंट्स के लिए या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ये चीजें बिल्कुल भी कहीं से भी माफी लायक नहीं है। तो हमें बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पर्सनालिटी का पार्ट है और पर्सनालिटी एक जो है वो मतलब एक जो है वो प्रोग्राम वो समझेगा तो वो अपने आप को डेवलप हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा जो भी चीजें होती है सर,
जैसे जो डिबेट करना या फिर जो भी ग्रुप्स वगैरह होता है उसमें जाकर के प्रॉपर मॉक्स देना। और सर मतलब अगर हम लोग इन सब चीजों पे फोकस करें अपने तो ओके, थैंक यू विवेक जी, आप बहुत अच्छा रहा, आपसे यह हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा। और हम लोग जो है आपको नेक्स्ट इसके लिए यूपीएससी एग्जाम के लिए शुभकामना। और इस यूपीएससी एग्जाम में आप अच्छा करें और आपका रिजल्ट हो, और मेरे से जो बन पड़े हम आपके साथ वो सहयोग कर पाए, जैसा कि पहले से भी करते रहे। तो थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू। हेलो, हाँ विवेक, हाँ सर, हाँ डिस्कनेक्ट हो रहा था, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू है इधर। हाँ, तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग का ऑलमोस्ट सेशन हो ही चुका है, लेकिन लास्ट में हम एक क्वेश्चन हमारा था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जो इस कोविड-19 में। आवाज आ रही है हमको मेरी? हमको सुन पा रहे हैं विवेक? मेरी आवाज आ रही है विवेक? सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, जो कोविड-19 में काफी अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, सोसाइटी में अनसर्टेनिटी है, बहुत डिप्रेशन है, लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं। उस कंडीशन में स्टूडेंट जो कि काफी ये है, मतलब जिनका अटेम्प्ट लास्ट है या फिर जो बीपीएससी ही फोकस्ड है और एज उनका ये हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें? हेलो, हाँ विवेक, आ रही है आवाज? हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, ये कह रहा था, जो मैं कोविड-19 में किस तरह से बच्चे लोग अपने आप को मोटिवेट और एनर्जाइज बना के रखें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा सा बच्चे लोगों का आप बताना चाहेंगे तो शायद बच्चे लोग। कोविड-19 का निश्चित रूप से इंडिया में बहुत बड़ा पेंडेमिक के रूप में उभरा है, और साथ ही साथ इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है ये। तो और हमें ये चीज समझना चाहिए कि इसको हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेकर के चलना है, क्योंकि मैं इसके लिए सर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आइंस्टीन की, कि उनको भी 1 महीने के लिए क्वारंटीन किया गया था जब वो अपने देश यानी कि यूके में थे। और जब वो 1 महीने के क्वारंटीन में गए थे, उसी समय उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस निगेटिव दौर में भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। इस आप देख रहे हैं कि मैं भी अभी लाइब्रेरी में ही बैठा। हाँ, वो तो दिख रहा है, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। लगता है नेटवर्क हम लोग को अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, लगता है विवेक जी नेटवर्क हम लोग को अलाउ नहीं कर रहा और हम लोग सेशन इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसका 40 मिनट का ही होता है। लगता है 40 मिनट हम लोग का हो चुका है। तो थैंक्स ए लॉट, थैंक यू, और थैंक यू सो मच सर। और आप अगले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना, और यूपीएससी आपका हो। थैंक यू सर। और फिर हम लोग मिलते हैं यूपीएससी को लेकर के, अगर कोई ऐसा डिस्कशन है तो हम लोग करते हैं और अच्छे से जरूर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।